हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम ब्लॉक 1 का यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। इसमें हम पूरा प्रोसेस समझेंगे काउंसलिंग का कैसे होता है, उसमें स्टेप्स क्या होते हैं, क्या स्टेजेस होती हैं और जो प्रोसीजर फॉलो होता है काउंसलिंग प्रोसेस में। प्लस कुछ फैक्टर्स हैं नीचे जो काउंसलिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, स्ट्रक्चर, इनिशिएटिव, सेटिंग, क्लाइंट की क्वालिटीज़, काउंसलर की क्वालिटीज़। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो काउंसलिंग प्रोसेस की डेफिनेशन है, उसके फीचर्स हैं, स्टेप्स है काउंसलिंग के, एंड काउंसलिंग प्रोसेस में क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग को डिफाइन करना है, देन स्टेप्स एंड स्टेजेस इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग, की कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग, स्टेप्स इन्वॉल्व इन टर्मिनेशन प्रोसेस, मतलब जब काउंसलिंग खत्म होती है, और उसके बाद फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग काउंसलिंग प्रोसेस। तो शुरू करते हैं प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग से। तो प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग में बता रहे हैं कि कैसे शुरू होता है प्रोसेस। काउंसलिंग में होता है क्या है, द क्लाइंट नरेट्स देयर एक्सपीरियंसेस एंड प्रॉब्लम्स, दस क्रिएट अ फोकस ऑन देयर फियर एंड देयर गोल। तो जब कि क्लाइंट आता है काउंसलर के पास, तो वो एक कन्वर्जेशनल स्टाइल ऑफ काउंसलिंग होती है, वो अपनी बात बताना शुरू करता है, नरेट करता है, अपने एक्सपीरियंसेस बताता है, अपनी प्रॉब्लम्स बताता है, और फोकस कहाँ पे करता है, अपने फियर पे, कि उसको किस चीज़ से डर लगता है, किस चीज़ में प्रॉब्लम आती है, उसके गोल्स क्या हैं जिसको वो पूरा नहीं कर पा रहा है, इन सब चीज़ों पे फोकस होता है। तो फियर में किस तरह के फियर्स आते हैं, जैसे फियर ऑफ अबैंडनमेंट है कि उसको छोड़ देंगे, उसको कोई छोड़ के चला जाएगा, उसको कोई छोड़ देगा, अबैंडन कर देगा। फियर ऑफ रिजेक्शन, कि वो रिजेक्ट हो जाएगा, उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। या फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ, कि वो काफ़ी नहीं है, वो पूरे तरीके से नहीं है उतना क्वालिफाइड, या उतना उसके अंदर नहीं है चीज़ें जो एक चाहिए एक अच्छा इंसान होने के लिए। तो ये सारे फियर्स होते हैं लोगों के अंदर, जिसकी वजह से वो इतने परेशान हो रहे होते हैं कि उनको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। काउंसलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि क्लाइंट को हेल्प करी जाती है कि वो डिसीजंस ले सके, बेटर डिसीजंस ले सके। उसके जो अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है, उसको डायरेक्शंस दी जाती हैं कि किस तरीके से वो अपनी एक्टिविटीज़ करे कि उसको आगे प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हों उसके लिए। उसकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करी जाती है ताकि वो अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उनको बेटर तरीके से मेंटेन कर सके, कम्युनिकेट कर सके अपनी फीलिंग्स को। तो ये प्रोसेस का मेन पर्पस यही होता है। तो एक तरीके से ये पर्पस ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस है। क्लाइंट विल बी हेल्प टू क्लैरिफाई फीलिंग्स एंड नीड्स। तो क्लाइंट को हेल्प करी जाती है कि किस तरीके से वो अपने नीड्स को और फीलिंग्स को पहचानना शुरू करे। प्रॉब्लम हमें तब आती है कि हम परेशान हो रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि हम क्यों परेशान हो रहे हैं, हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि हमें परेशानी क्यों हो रही है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें क्या फीलिंग्स हो रही हैं। हमारे गोल्स क्लियर नहीं होते, तो हमें गोल्स डिफाइन करने में हेल्प करी जाती है। डिस्कवर वेज टू मेक चेंजेस करने में हेल्प करी जाती है। ही विल बी बेटर एबल टू डायरेक्ट हिज चॉइसेस। हमें इतना कैपेबल बना दिया जाता है कि हम अपने लिए खुद चूज कर सकें सही चीज़। तो ये सारा पर्पस ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस होता है। काउंसलर कैन हेल्प द क्लाइंट ओनली इफ दे आर विलिंग टू रिसीव हेल्प। तो ये मैंने आपको बताया था पहले भी कि किसी भी क्लाइंट की हेल्प तभी की जा सकती है अगर वो खुद विलिंग है हेल्प लेने के लिए, वो खुद अटेंड करने आ रहा है सारे काउंसलिंग सेशंस, और वो सारी चीज़ें कर रहा है जो उसको बोली जा रही हैं करने के लिए, जो काउंसलर उसको कहता है करने के लिए, वो सब फॉलो कर रहा है। तो तो ही एक काउंसलिंग उसको हेल्प करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो द होल आइडिया इज टू एनेबल द क्लाइंट टू एक्सप्लोर अ डिफिकल्टी और डिस्ट्रेस विच में बी एक्सपीरियंसिंग। तो वो जो भी डिस्ट्रेस हो रहा है उसको इसको एक्सप्लोर कर सके, और जो काउंसलर है वो फैसिलिटेट करता है क्लाइंट को टू मेक हिज और ओन ओन। तो आप ये देखोगे कि ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है कि उसको खुद के डिसीजंस लेने में हेल्प करी जाती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फोकस है यहाँ पे कि क्लाइंट अपना डिसीजन खुद ले सके, राइट डिसीजन होना चाहिए। The client from a feeling of a victim of circumstances to the feeling that they have more control over their life। तो जब क्लाइंट आता है तो उसको ये लगता है कि वो एक विक्टिम है अपने सर्कमस्टांसेस का, उसके साथ जो भी हो रहा है वो उसका एक विक्टिम है, उसके कंट्रोल में कुछ नहीं है, उसके साथ सब गलत कर रहे हैं, और वो अपने आप को एक विक्टिम मानता है। लेकिन जब वो जाता है काउंसलिंग प्रोसेस से ख़त्म होके, जब उसका काउंसलिंग हो चुका होता है, जब वो बदल चुका होता है, तो उसके अंदर कैसी फीलिंग आती है कि वो अपने सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल कर सकता है। तो ये चीज़ होनी चाहिए काउंसलिंग प्रोसेस में। इसमें ना एक काउंसलिंग प्रोसेस में एक टेक्निक यूज़ की जाती है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, जिसके बारे में डिटेल में हम थर्ड यूनिट में बात करेंगे।
मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, ये एरिक बर्न की डेवलप करी हुई टेक्निक है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि जो हमारे अंदर के जो 3 लोग हैं, जैसे हम एज एन इंडिविजुअल कभी कभी हम एक पेरेंट की तरह बिहेव करते हैं, कभी कभी हम एक चाइल्ड की तरह बिहेव करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक नॉर्मल एडल्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो हमारे अंदर के ये जो 3 लोग हैं, एक पेरेंट, एक चाइल्ड और एक एडल्ट, उसके ऊपर फोकस किया जाता है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में। मतलब जो क्लाइंट होता है ना, वो काउंसलर से जब बात करता है तो ये फोकस किया जाता है कि वो कब एक पेरेंट की तरह कब बिहेव करता है। पेरेंट की तरह मतलब जो हमेशा, जैसे पेरेंट का बिहेव करने का मतलब ये है कि जैसे एक पेरेंट क्या करते हैं, वो गलत चीज़ करने से रोकते हैं, टोकते हैं बच्चों को, वो हमेशा ही बोलते हैं ये मत करो वो मत करो। तो वैसे कब बिहेव करते हैं हम, बच्चे की तरह हम कब बिहेव करते हैं, जब हमें चाहिए ही चाहिए, हमें ये करना ही है, हम बात नहीं मानते, हम जिद्दी हो जाते हैं, हम लड़ने लग जाते हैं। और इन दोनों के बीच में कहीं पे एक बहुत रैशनल बिहेवियर होता है हमारा, जिसको एडल्ट बिहेवियर बोला गया है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जब बात करते हैं तो उस टेक्निक को बोलते हैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। सो देर इज अ कमिटमेंट टू चेंज, टू मेकिंग डिसीजंस एंड टेकिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पर्सनल आउटकम। तो एक कमिटमेंट होनी चाहिए बदलने की, डिसीजंस लेने की, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने आप को बदलेंगे। काउंसलिंग में स्टेप्स क्या होते हैं? गेनिंग रिकॉग्निशन फॉर देयर स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस, कि जो भी क्लाइंट है उसको अपने एक्सपीरियंसेस और स्किल्स के बारे में आइडेंटिफाई करवाना, रिकॉग्नाइज करवाना। बीइंग कन्फ्रंटेड, उसको कन्फ्रंट करना, उसको बताना कि कहाँ पे वो सही कर रहा है, कहाँ वो गलत कर रहा है, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली। री एक्सपीरियंसिंग, अपने पास्ट को री एक्सपीरियंस करना, ताकि वो जो भी उसके अंदर की फीलिंग्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर सके, उसको रिलीज कर सके। तो ज़्यादा एम्फेसिस कहाँ दिया जाता है? फीलिंग्स एंड थॉट्स पे दिया जाता है काउंसलिंग में। स्टेजेस क्या हैं इसकी? पहले आइडेंटिफाई करो कि नीड फॉर काउंसलिंग है या नहीं है। कभी कभी काउंसलिंग की नीड नहीं होती है, एक आध सेशन में ही काउंसलर जो है वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि इसको, क्लाइंट को ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं अगर 2-3 चीज़ें बताऊंगा तो ये वैसे ही ठीक हो जाएगा। तो काउंसलिंग कितनी करनी है, कब करनी है? प्रिपेयर फॉर काउंसलिंग, कंडक्ट काउंसलिंग एंड फॉलो अप। तो काउंसलिंग के बाद भी फॉलो अप करना होता है। काउंसलर का फोकस ये होता है कि वो क्लाइंट का साइकोलॉजिकल वेल बीइंग को एनहांस कर सके, फैसिलिटेट कर सके उसकी पर्सनल ग्रोथ को, उसकी डेवलपमेंट को, उसकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को। तो ये सारी चीज़ें हम लास्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं। और काउंसलर क्या करता है? ही कैन ऑफर अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड हेल्प द क्लाइंट टू थिंक ऑफ क्रिएटिव सॉल्यूशन। तो जब क्लाइंट को समझ में नहीं आ रहा होता है, उसके पास सॉल्यूशंस खत्म हो चुके हैं, तो काउंसलर का रोल वहाँ पे आता है और वो उसको हेल्प करता है कि फिर से नए तरीके से, नए पर्सपेक्टिव से सोचे और डिफरेंट सॉल्यूशंस निकाले। द काउंसलर ट्रीट्स ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट द क्लाइंट शेयर एज कॉन्फिडेंशियल। तो ये भी हमने लास्ट टाइम बात की थी कि जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। काउंसलिंग प्रोसेस फॉलोड बाय काउंसलर। तो काउंसलर्स क्या करते हैं? बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कोर इश्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं कि मेन प्रॉब्लम्स क्या है जिसको उन्होंने टारगेट करना है क्लाइंट की। केस फॉर्मुलेट करते हैं उसका पूरा कि क्या केस बनेगा क्लाइंट का। गोल सेट करते हैं कि हमें इस क्लाइंट को कहाँ से कहाँ ले जाना है। इंटरवेंशन प्लान करते हैं कि हमें कौन सी इंटरवेंशंस करनी है, कौन सी टूल्स टेक्निक्स यूज़ करने हैं, किस तरह से बातचीत करनी है। इवेलुएट करते हैं अपनी इंटरवेंशन को, और क्लोजर कैसे करना है। क्लोजर मतलब काउंसलिंग खत्म होगी द एंड में, तो तब क्या करना है। तो पूरा कंप्लीट डेटा शीट भरवाया जाता है क्लाइंट का, जिसमें वो रिसेप्शन पे ही कई बार ऐसा होता है कि जैसे अगर बहुत बड़ा काउंसलर का क्लिनिक बड़ा है, उसमें आगे रिसेप्शनिस्ट भी बैठता है, तो वो ही कई बार एक इनिशियल इंटरव्यू ले लेता है क्लाइंट का, जिसमें वो उससे डेटा शीट भरवा लेता है। नहीं तो कई बार आप डायरेक्टली काउंसलर से ही मिलते हो तो वो खुद भी आपका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ के रिकॉर्ड करता है। उससे हमें ये पता चलता है कि आगे फर्दर काउंसलिंग कितनी देनी है, फर्दर अपॉइंटमेंट्स कितनी देनी है, या ऑल्टरनेटिव सर्विस कितनी। मतलब ऑल्टरनेटिव का मतलब है कि हमारे अलावा भी इसको कहीं रेफर करने की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है। कितनी लंबी ट्रीटमेंट होगी वो किस पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कितनी सीवियर है, आपकी मोटिवेशन कितनी है क्लाइंट में। कई बार क्या होता है कि पहले 4 सेशन में तो क्लाइंट ही मोटिवेट नहीं होता, उसको मोटिवेट करने में टाइम लग जाता है, उसके अंदर मोटिवेशन नहीं आती है कि वो इम्प्रूव हो सकेगा, ऑप्टिमिज्म नहीं आता है। तो उस पर भी डिपेंड करता है कि कितनी लंबी ट्रीटमेंट होगी, प्रॉब्लम किस तरह की है, क्लाइंट की एज कितनी है। तो एडोलेसेंट एज में जैसे कहते हैं कि बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं काउंसलिंग में, क्योंकि एडोलेसेंट एज में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड पीरियड होता है, जिसमें
रिबेलियस नेचर होता है बच्चों का, तो वो उसमें काउंसलिंग में उतना ही ज़्यादा रिबेल भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम डिसाइड करते हैं कि कितनी लेंथ होगी ट्रीटमेंट की, कितनी लंबी चलेगी। फिर उसके बाद मेनली जो आपको यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि ये मेजर स्टेजेस क्या है काउंसलिंग की, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टेजेस में ये 3 स्टेजेस हैं, इसको हम अगर फर्दर पढ़ेंगे तो इसमें सब स्टेजेस भी आएंगे। अभी पहली चीज़ है कि डेवलपिंग अ रिलेशनशिप। एक काउंसलर को एक क्लाइंट से रिलेशनशिप डेवलप करना बहुत ज़रूरी है अगर वो चाहता है कि काउंसलिंग जो है इफेक्टिव हो। और ये रिलेशनशिप तब बनता है जब एक क्लाइंट अपने काउंसलर पे टोटली फेथ करता है, ट्रस्ट करता है। कैसे उस रिलेशनशिप को वर्क करना है, और लास्टली एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है कि कैसे उस रिलेशनशिप को ख़त्म भी करना है, क्योंकि ये रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि आप लाइफ लॉन्ग रखते हो। काउंसलिंग इज़ नॉट अ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप, इसको एक टाइम पर टर्मिनेट करना बहुत ज़रूरी होता है। टर्मिनेशन का मतलब है कि आपका क्लाइंट अब ठीक हो चुका है, तो टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप यही दिखाता है कि आपने अपना केस सॉल्व कर लिया है, आपका क्लाइंट ठीक हो गया। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। डेवलपिंग अ रिलेशनशिप में क्या होता है कि रिलेशनशिप आप बिल्ड करते हो काउंसलर के क्लाइंट के साथ, और वो टाइम लगता है, एकदम सडनली नहीं कि आपने पहली बार में ही आपका रिलेशन बिल्ड हो गया। धीरे धीरे बात करते करते आप उसके साथ उसको एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके देते हो जो बहुत ही कंफर्टेबल हो, जहाँ पे वो अपने थॉट्स और फीलिंग्स को आपके साथ शेयर कर सके। एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ता है, आपको अपना जेन्युइन रिगार्ड दिखाना पड़ता है क्लाइंट के सामने, तब जाके क्लाइंट आपको खुल के अपनी बातें बताना शुरू करता है, तो वो रिलेशनशिप वहाँ पे बिल्ड होना शुरू होता है। टू डेवलप सॉलिड रिलेशनशिप द काउंसलर नीड्स टू क्रिएट अ सेफ एनवायरनमेंट वेयर दे विल फील कंफर्टेबल इनफ टू ओपन अप। तो सेफ एनवायरनमेंट जब उसको लगता है क्लाइंट को, तभी वो अपनी बात बताना शुरू करता है। द काउंसलर इज एडवाइज टू यूज लिसनिंग स्किल्स। तो काउंसलर को उस टाइम सुनना चाहिए, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है जैसे जेस्चर्स हो गए या फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए, वो सब चीज़ें यूज़ करने का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी ऐसे जेस्चर्स या एक्सप्रेशन नहीं देने चाहिए जिससे क्लाइंट जो है वो सडनली उसको अनकंफर्टेबल फील होना शुरू हो जाए और वो अपनी बात बताना बंद कर दे। तो यहाँ पे रिलेशनशिप बनना शुरू होता है, तो इसमें रैपो बिल्डिंग आती है सबसे पहले कि आपको रैपो बिल्ड करनी है। तो जैसे पहले आप मिलते हो जब काउंसलर से जाके, तो सडनली आपसे नहीं पूछता कि अच्छा ठीक है क्या प्रॉब्लम है बताओ। वो पहले आपसे हालचाल पूछता है और पूरा दिन में आपने क्या किया, आप यहाँ कैसे आए। तो ये नॉर्मल एक बातचीत शुरू होती है नॉर्मल चीज़ों से, धीरे 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 वो आपकी प्रॉब्लम तक पहुँचते हैं काउंसलर्स। तो ये एक रैपो बिल्डिंग होती है जिसमें वो ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। फिर क्रिएट कोर कंडीशन नेसेसरी फॉर काउंसलिंग। उसके बाद देखा जाता है कि हमें कहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट करनी है। तो डेवलपिंग रैपो बिल्डिंग में क्या है कि प्रिडिक्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो एक काउंसलर जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए अपनी बात पे, प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। प्रिडिक्टेबल का मतलब ये है कि अगर आपने बोला हुआ है कि आप उसको काउंसलिंग करोगे और आपने एक अपॉइंटमेंट दे रखी है किसी को, तो वहाँ पे मिलने चाहिए उसको। अगर आप ही प्रिडिक्टेबल नहीं होगे तो आपके ऊपर वो क्लाइंट कभी भरोसा नहीं करेगा। तो प्रिडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। टेस्टिंग का मतलब है कि क्लाइंट आपको टेस्ट करने की कोशिश करेगा कि क्या आप ट्रस्टवर्दी हो भी या नहीं हो। तो उस चीज़ में आपको काउंसलर को ध्यान रखना है कि वो अपने आप को जो है वो बेस्ट अपना जो है प्रेजेंट करे, कभी भी ट्रस्ट ना टूटे उसका क्लाइंट का। क्योंकि जनरली क्या होता है कि दूसरे लोगों पे इतना जल्दी हम भरोसा नहीं करते हैं कि उसको हर चीज़ बता दें अपने बारे में। तो वो टेस्टिंग चलती रहती है, शुरू में हम टेस्ट करते हैं। जैसे आप किसी से फ्रेंडशिप भी करते हो तो आप शुरू में उसको टेस्ट करते हो, मेंटली इनडायरेक्टली टेस्ट करते हो कि ये बंदा सही है या नहीं है, इसको बताना चाहिए या नहीं। धीरे 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 आपको भरोसा होना शुरू होता है तो आप उसे बताते हो, तो टेस्टिंग हो गया। फिर ये बार बार ये पॉइंट भी आ रहा है कॉन्फिडेंशियलिटी, कि बाद में आपको उसकी जो भी वो आपको बात बता रहा है काउंसलर को, वो आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है, किसी को बताना नहीं है। गोल सेटिंग का मतलब है आपने गोल सेट करना है कि हमने जब काउंसलिंग करनी है तो हमने क्या गोल अचीव करना है, किस तरीके से इम्प्रूव करना है। कंडीशंस क्या होनी चाहिए, एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होना चाहिए अपने क्लाइंट के लिए, कभी भी उसके लिए नेगेटिव नहीं सोचना है, उसको जज नहीं करना है। कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए, मतलब आपकी और उसकी बात में आपस में एक सिंक होना चाहिए, जेन्युइननेस होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए क्लाइंट के लिए। कन्फ्रंटेशन करना आपको ज़रूरी होता है ताकि आप उसको रियलिटी चेक दे सको।
इमीडिएसी का मतलब है कि प्रेजेंट में फोकस करना है आपको, पास्ट पे नहीं। कॉन्क्रीटनेस होनी चाहिए प्रैक्टिकेबिलिटी पे, कि आप जो उसको बता रहे हो, जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका बता रहे हो वो कॉन्क्रीट हो, प्रैक्टिकल हो। सेल्फ डिस्क्लोजर मतलब अपने आप को कैसे डिस्क्लोज करना है। फिर आता है वर्किंग इन अ रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप एक बार बिल्ड हो गया, ट्रस्ट एक बार बिल्ड हो गया, तो उसको फिर आगे वर्किंग मतलब उसको काम में लाना है उस ट्रस्ट को। तो वो कैसे होता है, जब आप उससे रेगुलरली इंटरेक्ट करते हो, उसको चैलेंजेस देते हो, उसको रिस्पॉन्ड करते हो, एम्पथाइज करते हो, कन्फ्रंट करते हो, ये सारी चीज़ें करते हो, तो आपका रिलेशन आगे और बिल्ड होता है। परसेप्शन, चेंजिंग परसेप्शन, परसेप्शन चेंज करना क्लाइंट का, मतलब वो जो जिस तरीके से वो सोच रहा है उस तरीके को बदलना, क्योंकि जैसे वो सोचता है वो गलत सोचता है, तभी तो उसे प्रॉब्लम आती है। तो उसके नेगेटिव परसेप्शन को चेंज करना, उसके अनरियलिस्टिक परसेप्शन को चेंज करना। लीडिंग मतलब उसको लीड करना, लेके जाना, एक सही डायरेक्शन में लेके जाना है। एक्यूरेट एम्पैथी शो करनी है। एम्पैथी में भी दो तरह की इन्होंने बताई है, एक एम्पैथिक रैपो होती है, कम्युनिकेटिव अटूनमेंट होती है। तो एम्पैथेटिक रेपो तो होता है कि क्लाइंट के तरीके से वर्ल्ड को देखना, और कम्युनिकेटिव अटूनमेंट का मतलब है कि जो वो कहना चाह रहा है या वो जो शेयर करना चाह रहा है वर्बली, उसको समझ पाना। ठीक है। फिर दो टाइप्स ऑफ एम्पैथी जो और हैं वो है प्राइमरी एम्पैथी, द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इन अ वे दैट इज अपरेंट टू बोथ क्लाइंट एंड काउंसलर, दैट द काउंसलर हैज अंडरस्टूड, मतलब इस तरीके से रिस्पॉन्ड करना कि क्लाइंट को समझ में आ जाए कि काउंसलर को उसकी बात समझ आ गई है। एडवांस एम्पैथी इज द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग क्लाइंट एक्सप्लोर थीम्स, इश्यूज एंड इमोशंस न्यू टू हिज और हर अवेयरनेस। और एडवांस एम्पैथी का मतलब है कि क्लाइंट को हेल्प करना कि वो अपने इमोशंस को, अपने इश्यूज को एक्सप्लोर कर सके। देन वी हैव सेल्फ डिस्क्लोजर। सेल्फ डिस्क्लोजर का मतलब है जिससे क्लाइंट जो है वो काउंसलर को एक पर्सन की तरह समझ सके, पॉजिटिवली देख सके, पॉजिटिव लाइट में देख सके। और उसके बाद आता है पॉजिटिव रिगार्ड। पॉजिटिव रिगार्ड में जो काउंसलर होता है वो क्लाइंट को पूरा रिगार्ड देता है कि जो भी वो क्लाइंट उसके साथ शेयर करेगा वो उसको पॉजिटिवली और नॉन जजमेंटली ले रहा है। तो उसको कोई रिएक्शन नहीं देता है, कुछ रिजेक्शन या उस तरीके से नहीं देखता है कि क्लाइंट ने अगर कुछ बोला तो काउंसलर उसको रिजेक्ट कर देगा या उसको जज करेगा, पूरा पॉजिटिव रिगार्ड देगा उसको। और रिस्पॉन्डिंग स्टाइल्स में एक होता है अफेक्टिव रिस्पॉन्डिंग, जब फोकस फीलिंग्स पे होती है। अफेक्टिव का मतलब होता है फीलिंग्स। बिहेवियरल रिस्पॉन्डिंग होती है जब एक काउंसलर का फोकस एक्शंस और बिहेवियर पे होता है क्लाइंट के। और कॉग्निटिव रिस्पॉन्स होता है कि जब फोकस होता है उसके थॉट्स और उसके कॉग्निशन प्रोसेस पे। इमीडिएसी का मतलब है कि जो वो क्लाइंट कह रहा है प्रेजेंट में फोकस कर रहा है। तो एक रिलेशनशिप इमीडिएसी है कि क्लाइंट और काउंसलर के बीच में क्या रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है उस पर ध्यान देना। दूसरा, अभी प्रेजेंट टाइम, हेयर एंड नाउ, मतलब अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है उसके ऊपर फोकस करना। ह्यूमर का यूज कभी कभी करा जाता है काउंसलिंग प्रोसेस में, थोड़ी सी पॉजिटिव इफेक्ट दिखाने के लिए, पर ह्यूमर इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि वो क्लाइंट को बुरा लग जाए। तो एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ ह्यूमर यूज़ किया जाता है काउंसलर्स के थ्रू। फिर कन्फ्रंटेशन की जाती है क्लाइंट के सामने, उसकी जो एक्शंस हैं उसको रखा जाता है ताकि वो खुद से देख सके कि उसने कहाँ पे क्या गलती करी है। और इम्पॉर्टेंट जो इसमें एक कॉन्सेप्ट है वो है ट्रांसफेरेंस एंड काउंटर ट्रांसफेरेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ट्रांसफेरेंस क्या होता है, जब एक क्लाइंट अपने काउंसलर को प्रोजेक्ट करता है इस तरह की फीलिंग्स या इस तरह का एटीट्यूड प्रोजेक्ट करता है जो वो किसी और के लिए होता है। लेकिन सपोज अगर एक क्लाइंट का किसी के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, अपने फादर के साथ या मदर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, तो वो अपने काउंसलर के साथ उस तरीके से रिएक्ट करेगा जैसे वो अपने फादर या मदर के साथ करता है। तो उसको बोलते हैं ट्रांसफेरेंस, मतलब वो अपनी जो फीलिंग्स हैं वो काउंसलर पे प्रोजेक्ट कर रहा है। It can be direct or indirect and will cause the client to react to the counselor as they would in the past or present relationship. तो कैसे क्लाइंट रिएक्ट करेगा, जैसे वो उन लोगों के सामने करता है जिसके साथ उनका रिलेशनशिप खराब है क्लाइंट का। इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंस से क्या होता है कि क्लाइंट को जो है काउंसलर को ये चीज़ पता चलती है कि क्लाइंट का किसके साथ रिलेशनशिप खराब है और उस टाइम पे वो कैसे रिएक्ट करता है। पर ऑब्वियसली इस चीज़ को वो नहीं करा जाता है, ट्रांसफेरेंस को एनकरेज नहीं करा जाता है, कोशिश की जाती है कि ट्रांसफेरेंस ना हो।
काउंटर ट्रांसफरेंस क्या होता है, जब काउंसलर भी उस तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देता है। तो जैसे अगर क्लाइंट ने अपने काउंसलर को गलत तरीके से रिएक्ट करा, अपने मदर या फादर की जैसे वो करता था वैसे रिएक्ट करा, काउंसलर भी उस तरीके से अगर उसको वापस से जवाब दे तो वो काउंटर ट्रांसफरेंस हो जाता है। तो द काउंसलर्स प्रोजेक्टेड इमोशनल रिएक्शन और बिहेवियर टुवर्ड द क्लाइंट, तो जब काउंसलर वापस से उसकी तरफ अपना बिहेवियर वैसे ही शो करता है तो वो काउंटर ट्रांसफरेंस होता है। It can take many forms, from a desire to please the client or wanting to develop a social or sexual relationship। तो कई बार काउंसलर और क्लाइंट आपस में जब रिलेशनशिप बिल्डअप करने की कोशिश करता है काउंसलर क्लाइंट के साथ, या उसको प्लीज करने की कोशिश करता है, तो उसको काउंटर ट्रांसफरेंस कहते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। और इस केस में फिर काउंसलिंग रुक जानी चाहिए या फिर उसको सुपरवाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर तीसरा स्टेप आता है टर्मिनेटिंग अ रिलेशनशिप। टर्मिनेटिंग का मतलब अब वो जो काउंसलर और क्लाइंट का रिलेशन चल रहा था, जो थेराप्यूटिक रिलेशन है, मतलब एक तरीके से किसी को आप ठीक करने के लिए उसके साथ एक रिलेशन बिल्ड कर रहे हो, तो वो टेम्परेरी है, तो उसको एक टाइम पे टर्मिनेट होना भी ज़रूरी है। तो उसकी सक्सेसफुल टर्मिनेशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्लाइंट के लिए भी और काउंसलर के लिए भी, क्योंकि वो ऑनगोइंग नहीं चल सकता, क्योंकि वो एक ऐसा रिलेशन नहीं है जो लाइफ टाइम चलना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो आपका रिलेशनशिप ख़त्म नहीं होता है, दैट मीन्स आपका क्लाइंट जो है वो ठीक नहीं हुआ है। तो ये टर्मिनेशन प्रोसेस एक तरीके से आपको क्लैरिटी दे रहा है कि आपका काउंसलिंग सेशन ख़त्म हो चुका है और आप अब ठीक हो चुके हो। काउंसलिंग इज फिनिश्ड एंड इट इज टाइम फॉर द क्लाइंट टू फेस देयर लाइफ चैलेंजेस। तो काउंसलिंग फिनिश हो चुकी है टर्मिनेशन में, और क्लाइंट का टाइम है कि अपने जाके रियल लाइफ में जाके वो चैलेंजेस को फेस करे जिसके लायक वो बन चुका है काउंसलिंग के बाद। चेंजेस विच हैव टेकन प्लेस हैव जनरलाइज इनटू नॉर्मल बिहेवियर। जो भी चेंजेस हुए थे उस टाइम पे काउंसलिंग के टाइम पे, पॉजिटिव चेंजेस हुए थे जो क्लाइंट में, वो अब एक नॉर्मल बिहेवियर में जनरलाइज हो चुके हैं। क्लाइंट हैज मेच्योर्ड एंड थिंक्स एंड एक्ट्स मोर इफेक्टिवली एंड इंडिपेंडेंटली। तो क्लाइंट मेच्योर हो चुका है और वो अपने आप इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन ले सकता है। टाइमिंग क्या होती है टर्मिनेशन की, इसका कोई कंफर्म्ड आंसर नहीं है। जब काउंसलर को लगता है कि अब हमें टर्मिनेट कर देना चाहिए क्लाइंट को, अब इंडिपेंडेंटली अकेले छोड़ देना चाहिए अपने डिसीजन लेने के लिए, तो ही टर्मिनेशन होती है। तो काउंसलर ये डिसाइड करता है कि टर्मिनेशन कब होगी। रेजिस्टेंस टू टर्मिनेशन मतलब जब दोनों क्लाइंट या काउंसलर में से कोई एक भी ऐसा होता है जो चाहता है कि ये ना खत्म हो। जैसे मान लो कई बार क्लाइंट के अंदर ही बहुत इनसिक्योरिटी हो जाती है कि मैं नहीं हैंडल कर पाऊंगा, तो वो उस चीज़ को रेजिस्ट करता है। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। काउंसलर को यहाँ पे क्लाइंट को गाइड करना या हेल्प करना चाहिए कि अब ये प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट होना ज़रूरी है, अब आपको अपने आप इंडिपेंडेंटली आगे अपने डिसीजन लेने हैं। काउंसलर अगर टर्मिनेट करने से मना करता है तो वो एक इशू बन जाता है जिसको सुपरवाइज करना ज़रूरी है। प्री मेच्योर टर्मिनेशन कब होती है, जब क्लाइंट खुद ही आना बीच में बंद कर देता है, तो वो हो जाती है प्री मेच्योर टर्मिनेशन। यहाँ अगर काउंसलर को ऐसा लगता है कि क्लाइंट बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो गई है क्लाइंट को, अब इसको मुझे कहीं और रेफर कर देना चाहिए। काउंसलर एट टाइम्स हैव टू एंड काउंसलिंग। कई बार काउंसलर को एंड करना पड़ता है क्योंकि काउंसलर नहीं आगे कंटिन्यू कर पाता है, मे बी ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न या कोई भी रीज़न हो सकता है। और या फिर रेफरल्स होते हैं ना, रेफर मतलब काउंसलर कहीं और रेफर कर देता है क्लाइंट को कि अभी आपको इस थेरेपी के लिए जाना पड़ेगा कहीं और, ये मैं काउंसलर एज अ काउंसलर आपको थेरेपी नहीं दे सकता, तो आपको कहीं और जाना पड़ेगा। तो उस केस में होता है। फिर फॉलो अप में क्या होता है कि आप फॉलो अप कर सकते हो अपने क्लाइंट के साथ इवेलुएट करने के लिए कि उसके बाद जो क्लाइंट है वो किस तरीके से आगे अपनी लाइफ में कंटिन्यू कर रहा है। फिर काउंसलिंग प्रोसेस खत्म होने के बाद आते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग काउंसलिंग प्रोसेस। कौन से फैक्टर्स हैं जो काउंसलिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं? तो सबसे पहले इसमें स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ काउंसलिंग कि किस तरीके से काउंसलिंग करी जाएगी, क्या उसकी कंडीशंस होंगी, क्या पैरामीटर्स होंगे, फॉर्मल तरीके से इनफॉर्मल तरीके से क्या गाइडलाइंस फॉलो करी जाएंगी, क्या स्टेजेस होंगी काउंसलिंग की, क्या टूल्स यूज़ करेंगे, तो क्या स्ट्रक्चर होगा पूरा काउंसलिंग का जिस तरीके से काउंसलिंग करी जा रही है। इनिशिएटिव कैसा है क्लाइंट का, कई बार क्लाइंट बहुत रेजिस्टेंट होते हैं, वो इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, वो आते ही नहीं है, उनको ज़बरदस्ती थर्ड पार्टी लेके आती है, उनको रिलक्टेंट क्लाइंट बोलते हैं। तो उनको जैसे बच्चों को मदर, एक एडोलेसेंट बच्चे को मदर या फादर लेके आ रहे हैं उसके, तो वो एक रिलक्टेंट क्लाइंट है, वो उसको काउंसलिंग नहीं करवानी है लेकिन उसको ज़बरदस्ती लाया जा रहा है। तो उस केस में या तो वो टर्मिनेशन जल्दी हो जाता है,
या उसको टाइम लगता है काउंसलिंग को एक्सेप्ट करने में। रेजिस्टेंट क्लाइंट होता है एक जो विलिंग ही नहीं होता, मतलब वो चेंज ही नहीं होना चाहता है। तो इस केस में काउंसलर को टाइम लगता है कि काउंसलर जो क्लाइंट है उसको किस तरीके से एक प्रॉपर डायरेक्शन में लेके आया जाए और उसको समझ में आ जाए कि वो जो प्रोसेस करने आया है उससे उसको बहुत हेल्प मिल सकती है। फिर सेटिंग कैसी होनी चाहिए, रूम कंफर्टेबल होना चाहिए, सॉफ्ट लाइटनिंग, क्वाइट कलर्स होने चाहिए, आपके रूम में क्लटर नहीं होना चाहिए, जो भी काउंसलर है उसके रूम में कंफर्टेबल फर्नीचर होना चाहिए। और एक डिस्टेंस भी इन्होंने बताया, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 30 to 39 इंचेस होने चाहिए बिटवीन द काउंसलर एंड द क्लाइंट। एक शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे दी हुई है जो आपको एग्जाम में कई बार उसमें आती है, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स में आती है, सोलर टेक्निक। व्हाट इज सोलर टेक्निक? SOLER ये एक एब्रीविएशन है। तो S से स्क्वेयरली आता है, O से आता है ओपन पोस्चर, L से आता है लीन, E से आई कांटेक्ट, R से रिलैक्स। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप क्लाइंट के सामने बैठो तो उसको फेस करो, प्रॉपर तरीके से सीधे बैठो और उसको फेस करो अपने क्लाइंट को, आपका फेस इधर उधर नहीं होना चाहिए। ओपन पोस्चर में बैठो मतलब कि आपका जो फीट है वो ग्राउंड पे होनी चाहिए और आपके हैंड्स आपके फोल्डेड वन ओवर अनदर फोल्डेड होने चाहिए, क्रॉस फोल्डेड नहीं होने चाहिए। आगे क्लाइंट की तरफ थोड़ा सा लीन करो ताकि उसको लगे कि आप उसकी बात सुनने में इंटरेस्टेड हो। मेंटेन करो आई कांटेक्ट ताकि क्लाइंट को लगे कि आप उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हो, आप इंटरेस्टेड हो उसकी बात में। और रिलैक्स करो। तो ये चीज़ जो है टेक्निक है ये काउंसलर को अप्लाई करनी है अपने ऊपर। क्लाइंट की क्वालिटीज अगर देखिए तो इसकी भी इन्होंने एक शॉर्ट फॉर्म दिया है, YAVIS, याविस करके। तो जो यंग, अट्रैक्टिव, वर्बल, इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल क्लाइंट्स होते हैं वो उनको थोड़ा सा काउंसलिंग करना इजी होता है। दूसरा टाइप के जो क्लाइंट होते हैं जिनको इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में बोला है हाउंड, यानी कि होमली, ओल्ड, अनइंटेलिजेंट, नॉन वर्बल, जो बोलना ज़्यादा पसंद नहीं करते, डिसएडवांटेज यानी कि डम, अनइंटेलिजेंट, इस तरह के क्लाइंट्स को काउंसलिंग देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स जल्दी से एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो उसके इसमें उसके बॉडी जेस्चर्स, आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशंस, वोकल क्वालिटी, ये सारी चीज़ें भी करनी होती हैं। इसमें मुझे याद आ गया कि जनरली क्या होता है, जैसे ही कोई क्लाइंट आता है तो सबसे पहले हम उसकी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं, MSE। उसमें हम ये सारी चीज़ें नोट करते हैं कि उसका मूड कैसा है, अफेक्ट कैसा है और किस तरीके से वो प्रेजेंट कर रहा है अपने आप को। तो ये जो सारी चीज़ें, बॉडी जेस्चर, आई कांटेक्ट, ये सब हम उसमें MSE में देखते हैं। फिर काउंसलर की क्वालिटीज़ कैसी होनी चाहिए, सेल्फ अवेयर होना चाहिए खुद काउंसलर, ऑनेस्ट होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, मतलब उसकी फीलिंग्स और जो वो कॉग्निटिव फंक्शनिंग है और जो उसकी इमोशनल फीलिंग्स है वो आपस में इन सिंक होनी चाहिए, कम्युनिकेट करना आना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, एक्सपर्ट, अट्रैक्टिव और ट्रस्टवर्दी। ये 3 चीज़ें हैं जिसमें एक्सपर्ट का मतलब है कि उसको नॉलेज होनी चाहिए, अट्रैक्टिव का मतलब फिजिकली अट्रैक्टिव नहीं है, अट्रैक्टिव का मतलब सिमिलैरिटी बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ काउंसलर। तो एक क्लाइंट को लगना चाहिए कि काउंसलर भी मेरी तरह ही एक नॉर्मल पर्सन है जिसको प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो मैं इसके साथ शेयर कर सकता हूँ अपनी प्रॉब्लम्स। तो अट्रैक्टिव, सिमिलैरिटी होनी चाहिए। ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, वो कैसे होगा, जब वो उसको कॉन्फिडेंशियलिटी शो करेगा कि जो भी वो बात बता रहा है क्लाइंट वो कॉन्फिडेंशियल है। तो ये यूनिट यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में 3rd यूनिट शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।